पहला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप ना हो तो कैसा प्रावर्तन होगा? भैया सवाल तो दमदार। प्रावर्तक सतह, प्रावर्तक सतह का मतलब हो गया दर्पण में दो सतह की रहता है, एगो कलय किया हुआ, एगो प्रावर्तक सतह रहता है। मान लो कि इधर कलय किया हुआ है, ये प्रावर्तक सतह हो गया। इधर से जिधर से चिकना रहता है, जिधर से तस्वीर दिखता है, वो प्रावर्तक सतह हो गया। तो बोलता है प्रावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप ना हो, अगर ये एकदम चिकना ना हो, समरूप ना हो, एक जैसा ना हो, तो जब परावर्तन करेगा, दर्पण तो प्रकाश का परावर्तन करता है, लेकिन यहाँ का इसका जो परावर्तक सतह है वो समरूप नहीं है, तो आपसे पूछ रहा है तब बताओ। जैसे कि जो आईना आपके घर में रहता है उसका परावर्तक सतह एकदम समरूप रहता है, एक जैसा रहता है, लेकिन अगर परावर्तक सतह समरूप नहीं है तब समझिए कि परावर्तन कैसे होगा भाई। तो परावर्तन जो होगा वो विसरित होके होगा, मतलब वो विस्तृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसरित हो जाएगा, मतलब वो विसरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विसरित हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो विस्तृत परावर्तन है, विस्तृत नहीं विसरित यहाँ पर होगा। विसरित जो परावर्तन होता है, ये जो विसरित परावर्तन होता है आपका, विसरित हो जाना, तो विसरित परावर्तन जब होता है तो वो परावर्तन के नियम का पालन करता है या नहीं करता है? विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है या नहीं होता है? होता है, ठीक है ना, होता है। अगला है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते, बिल्कुल सही। अगला सवाल है आपका, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? कौन दोष? बहुत अच्छा, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष भैया? चलिए पांचवा सवाल के तरफ। आंख किस प्रकार कार्य करता है? कैमरा के तरह। आंख काम कैसा करता है? कैमरा के तरह। अगर पूछेगा किस तरह काम करता है तो कैसा काम करता है भैया? कैमरा की तरह। लेकिन अगर पूछ दे कि आंख किस प्रकार व्यवहार करता है, प्रिज्म की तरह नहीं, उत्तल लेंस की तरह। किसके तरह करता है? उत्तल लेंस की तरह। दोनों लिखिएगा तो गलत ना हो जाएगा। सातवां देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है। सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है। सेल परिपथ को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो पूछता है कि प्रति एकांक आवेश के लिए, प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन समझिए। सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है या नहीं? सेल मतलब बैटरी हो गया। बैटरी जो होता है वो परिपथ में करंट डाल सकता है या नहीं? परिपथ में करंट देता है, मतलब विद्युत ऊर्जा प्रदान कर सकता है। तो प्रति एकांक आवेश, एक आवेश जब जाता है तो उसके लिए जो ऊर्जा उपलब्ध होता है, उस ऊर्जा का परिमाण को क्या कहते हैं? उस ऊर्जा के परिमाण को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। किसी भी हाल में कर लीजिए याद, क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। 8वां नंबर क्वेश्चन में आइएगा, कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि कितनी होती है? कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि, ये याद करवाए थे पहले। कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि, कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है 10⁻⁻⁴। कार्बन की जो प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है? -4। अगला सवाल 9 नंबर में आ रहे हैं हम लोग। 9 नंबर में देखिए क्या कहता है, 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध क्या होंगे? मतलब
2 ओम है आपके पास और वो कितना ओम है 3 ओम, तो इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो भैया ये जोड़ने पर निर्भर करता है। जोड़ते हैं 2 तरीका से। अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं 2 ओम और 3 ओम को तो दोनों प्लस हो जाएगा, मतलब 5 ओम हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 3 3 दूनी 6, 2 5/6 कितना हो जाएगा बेटा? 5/6। लेकिन ये तो 1/r का मान होता है ना, तो r का मान हो जाएगा 6/5। उल्टेंगे दोनों को तो 6/5, तो 5 ओम और 6/5 ओम होगा। बात आ गई समझ में? चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? चले भाई, अगला सवाल कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक है, चुंबक का क्षेत्र बना हुआ है, में एक धारावाही एल्युमिनियम का छड़ रखा है, उसके बीच में एल्युमिनियम का छड़ रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को, हम बल की दिशा को जानना चाहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, कहीं पर चुंबक का क्षेत्र बना हुआ है, उसके बीच में किसका छड़ है? एल्युमिनियम का छड़ है। तो अब उसमें बल की दिशा किधर लगेगी, इसको किस नियम की सहायता से आप जानिएगा? तो आपको हम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बताए थे, तो ये मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से बताएंगे। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम से बताएंगे, दक्षिण हस्त नियम से बताएंगे। 10 नंबर क्लियर हो गया मेरे भाई? 50 तक जाना है, इंतजार कीजिए। कोई दिक्कत? चलिए 11 नंबर प्रश्न में आते हैं भाई। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाला मोटर अगर आपके पास है और आप चाहते हैं उस मोटर का पावर बढ़ जाए, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर बच्चा चाहता है मेरा पढ़ने का पावर बढ़ जाए, तो परिश्रम कीजिए, पावर बढ़ जाएगा, उपाय है। उसी प्रकार से मोटर अगर है आपके पास, उसमें पावर कम है, उसमें शक्ति कम है, अगर आप शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे भाई? अगर मोटर का शक्ति बढ़ाना है तो आप कौन सा काम करेंगे? ये तो मालूम ही नहीं है कि कौन सा काम करेंगे भाई। तो आपको ना 3 काम करना है मेरे भाई। कितना काम करना है? 3 काम करना है। अब बोलोगे क्या क्या काम करेंगे सर? तो सबसे पहला तो नाल चुंबक को प्रबल रखना है। क्या करना है? नाल चुंबक जो लगाएंगे, नाल चुंबक जो लगेगा वो प्रबल लगना चाहिए, मतलब शक्तिशाली लगाइएगा। नाल चुंबक, नाल चुंबक लगेगा जो वो क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए। उसके बाद दूसरा उपाय है कि आर्मेचर, मतलब मोटर के अंदर में आर्मेचर रहता है, तो उसमें एल्युमिनियम का, ये एल्युमिनियम का या फिर तांबा का कुंडली लपेटा हुआ रहता है, तो उसमें जो लपेटों की संख्या है ना, उस लपेटों की संख्या को बढ़ा सकते हैं आप, उससे पावर बढ़ जाएगा। तो दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि आर्मेचर में लपेटों की संख्या को बढ़ा देंगे। आर्मेचर में लपेटों की संख्या को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, इससे मोटर का पावर बढ़ जाएगा। तीसरा बात है, मोटर का पावर बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा वोल्टेज भी रहना चाहिए। उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है, उस विद्युत धारा का मान ज्यादा होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? विद्युत धारा का मान भी बढ़ाने से उसमें शक्ति आ जाता है। तो तीसरा क्या हुआ कि बड़ी धारा प्रवाहित करना होगा, बड़ी धारा प्रवाहित करना होगा, बड़ी धारा प्रवाहित करना होगा। मतलब अगर आप मोटर की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो कितना काम करना पड़ेगा? 3 काम मेरे भाई। नाल चुंबक को प्रबल बनाना है, प्रबल रखना है, उसके बाद आर्मेचर में लपेटों की संख्या बढ़ा देना है और बड़ी धारा प्रवाहित करना है, तो मोटर में शक्ति आ जाएगा। जो मोटर कम पानी खींच रहा था वो मोटर अब ज्यादा पानी खींचने लगेगा, मतलब उसमें शक्ति आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? क्लियर है? चलिए 11 नंबर में आप ये तीनों लिख लेंगे। 11 कंप्लीट हो गया जी। चलिए 11 कंप्लीट हो गया, इसको हम मिटा सकते हैं? चलिए नहीं मिटा सकते तो चलिए 11 जल्दी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? दमदार सवाल था आज का ना जी, आज हिलाने वाला सवाल था, इतवार था।
संडे में अंडे चलेगा। चलिए 12 नंबर क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाए हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अगर आपको धारा की दिशा जानना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आप समझ रहे हो, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अगर धारा की दिशा जाननी है तो किस नियम से हम लोग जानेंगे, किस नियम से जानेंगे, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। किसका हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से जानेंगे, ठीक है ना। अगर बल की दिशा जानना है तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, अगर हमको बल की दिशा जानना है तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, अगर आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण में धारा की दिशा जानना है तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, धारा में फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और बल की दिशा में फ्लेमिंग ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। चलिए अगला चलते हैं 13 नंबर में, ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में, ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को, ताप शक्ति विद्युत संयंत्र होता है ना कि ताप के द्वारा, ताप शक्ति के द्वारा हम लोग करंट को बना सके, तो ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में क्या होता है, आर्मेचर को घुमाया जाता है, आर्मेचर को घूर्णित किया जाता है। तो आर्मेचर को घूर्णित करने में कौन काम करता है भैया, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए आपको, ताप से कर रहे हैं तो ताप से गरम गरम चाहिए, तो गरम गरम वाष्प आप यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो वाष्प यूज कर सकते हैं या फिर संपीड़ित गर्म हवा यूज कर सकते हैं, संपीड़ित गर्म हवा यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों का आप यूज करते हैं तो क्या होगा मेरे भाई कि ताप विद्युत संयंत्र आपका चल सकता है। ताप विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए वाष्प का जरूरत पड़ता है, संपीड़ित गर्म या हवा का जरूरत, गर्म हवा का जरूरत पड़ता है। टोटो चलाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, बैटरी का। मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल का। तो ताप विद्युत संयंत्र चलाने के लिए किसका यूज करेंगे, तो वाष्प का, संपीड़ित गर्म हवा का यूज करेंगे। काम खत्म। अब देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अन्य नाम लिखिए। छुछुंदरा का 3 गो नाम है, क्या गो नाम याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या गो नाम है, 3 गो नाम है। तो तीनों नाम आप लिख दीजिए। पहला नाम है कैल्शियम कार्बोनेट को चौक कह सकते हैं, चौक मतलब खड़िया, चौक मतलब खड़िया। दूसरा है चूना पत्थर कह सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को आप चूना पत्थर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते भैया, चूना पत्थर, चूना पत्थर को लाइम स्टोन कहा जाता है। और तीसरा आपका कहला सकता है संगमरमर, संगमरमर को मार्बल कहते हैं। तो तीनों संगमरमर, इसको मार्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्बल। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या गो नाम हो गया, 3 गो नाम हो गया। तीनों नाम हमको याद चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या गो नाम है, 3 नाम है, चौक है, चूना पत्थर है, संगमरमर है। अगला चलिए, अगला क्या कहता है, अपच का उपचार करने के लिए। अपच का मतलब आपका पचना नहीं, हाँ, तो अगर पचता नहीं है तो उसके लिए पूछता है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। तो औषधि का नाम है एंटासिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, एंटासिड। ये तो आप लोग को याद भी है। 16 नंबर क्वेश्चन में आइए। कोई दिक्कत किसी को भाई, समझ रहे हो या नहीं। 16 नंबर में आओ। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्ल से पीड़ित है, मतलब अत्यधिक भोजन कर लिया तो उसके पेट में अम्ल की मात्रा क्या हो गई है, अधिक हो गई है, तो आप उसको कौन सा उपचार बताएंगे। उसको बेकिंग सोडा का विलयन पिला दीजिए। क्या कीजिए, बेकिंग सोडा का विलयन, बेकिंग सोडा का विलयन, बेकिंग सोडा का विलयन उसको मिलेगा, तब वो क्या हो जाएगा, उसका जो अपच वाला बीमारी है वो खत्म हो जाएगा। चले आगे भाई। अगला सवाल आपका कहता है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। बता चुके हैं आपको, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। नहीं याद है, याद कर लीजिए, उसको अपमार्जक कहते हैं।
क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। 18 नंबर में आइए, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? ये लोहा का अयस्क है। आसान सवाल मिला, ये लोहा का अयस्क है। 19 नंबर में आपको आना है। 19 नंबर में देखिए क्या कहता है, धातुओं को अगर जोड़ना है, दो धातुओं को अगर जोड़ना है, तो आप देखते होंगे गैस वाला गैस बिल्डिंग करता है, तो उसमें कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो एथाइन यूज किया जाता है। धातुओं को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? एथाइन का यूज करते हैं। किसका करते हैं? ये सब पढ़े थे पहले, पढ़ाए थे? अच्छा, एथाइन पढ़ा दिए थे। चलिए, टाइलिन, मुंह से निकलता है टाइलिन। टाइलिन किसको किस में बदलता है? शर्करा को मंड में बदल देता है। मंड को शर्करा में बदल देता है। मंड को शर्करा में बदल देता है। मंड को शर्करा में बदलता है। मंड को शर्करा में बदल देता है। 21 नंबर का क्वेश्चन रद्द कर दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन खराब है और ऐसे इस क्वेश्चन में कुछ अच्छा लिखा हुआ नहीं है। इसमें यही पूछा गया था अवायवीय श्वसन होना चाहिए था, तो अवायवीय श्वसन लिखा गया है। ठीक है, अवायवीय श्वसन करना था, तो अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये ठीक है, आप लोग को याद है तो अच्छा बात है। 22 नंबर सवाल में चलते हैं। 21 नंबर सवाल को रद्द किया गया है। 22 नंबर सवाल में आइए, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। पराग नलिका अगर है वो बीजांड की ओर वृद्धि करता है, तो इसमें किस प्रकार का अनुवर्तन होता है? पराग नलिका जो है, पराग नलिका समझ रहे हैं आप लोग? तो पराग नलिका का बीजांड, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। पराग बीजांड की ओर वृद्धि करता है, बीजांड की ओर जाने लगता है, तो इस अनुवर्तन को क्या कहते हैं? पराग नलिका से निकलता है ना, तो पराग नलिका का बीजांड की ओर, पराग नलिका जो है बीजांड की ओर वृद्धि करने लगता है, तो वृद्धि करने लगता है, तो ये कैसा अनुवर्तन होता है? वो तो ये रासायनिक अनुवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है? रासायनिक अनुवर्तन के कारण। अब देखिए, इस पेपर में आपको याद करना पड़ेगा और हमको थोड़ा पूछना भी पड़ेगा, है कि नहीं? इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये सब चीज छूटा हुआ है, इसी चीज सब चीज को लटका के रखे थे, बहुत सारा है। अगला है क्वेश्चन की अंकुरित हुए बीज। बीज अगर अंकुरित होता है तो उसके वृद्धि के, जहां से वो वृद्धि करता है, जिस भाग से, वृद्धि के अग्र भाग पर कौन सा हार्मोन निकलता है? वहां पर कौन सा? तो वृद्धि वाले भाग पर कौन सा हार्मोन रहता है पेड़ पौधा में? ऑक्सीजन रहता है। कौन रहता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कर दो, ऑक्सीजन रहेगा। क्या रहेगा? ऑक्सीजन। जहां वृद्धि करता है तो बोल रहा है अंकुरित हो रहा है, तो अंकुरित हो रहा है तो उसका निकलना शुरू हो गया। निकलना शुरू हो गया तो समझिए ऑक्सीजन वहां पर आ गया। पौधे के फूल में नर भाग का क्या नाम है? ये तो आसान है, ये आसान सवाल था आपके लिए। इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। 25 नंबर सवाल में आइए, 3 उभयलिंगी जंतु का नाम बताइए। उभयलिंगी मतलब जो लड़का लड़की खुद दे हो। जैसे हाथी का हथनी होता है, उसमें लड़का लड़की नहीं होता है। उसका 3 को जानवर का नाम बताना है। हाँ, केचुआ, कृमि, हाइड्रा। लिख लीजिए, केचुआ, कृमि, हाइड्रा। केचुआ, कृमि, हाइड्रा। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग का नाम बताओ। मादा वाला का नाम बताना है भाई। मादा वाला का क्या? पुरुष वाला का पुंकेसर, मादा वाला का बात खत्म है। स्त्री केसर हो गया जी। 26 नंबर तक आ गए, स्त्री केसर। चलिए, आधा आधी हम लोग खत्म कर चुके हैं। 26 के बाद 27 में आते हैं भैया, आ जाए। 27 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल आप पढ़े हैं, तो क्योटो प्रोटोकॉल में किस गैस का, कौन ऐसा गैस का उत्सर्जन हो रहा है जिससे हम लोगों को तकलीफ हो रहा है, जिसको रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड। धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? ज्यादा बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लाना है। नहीं कमी लाइएगा तो क्या आएगा? आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। धरती का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। धरती का तापमान बढ़ जाएगा तो हो सकता है, सही बोल रही है, विनाश हो सकता है।
अगला है यकृत से कौन सा रस निकलता है? देखिए हाँ, जैसे आपको ऑप्शन भी दे सकता है, जठर रस, पीत रस, फलना रस, चिलना रस, ढकना रस, कुछ दे दे, लेकिन हमको क्या जानना है, यकृत से कौन रस निकलता है? पीत रस निकलता है। चलिए ये याद है आपको। 29 नंबर सवाल में आइए। श्वसन की क्रिया में, श्वसन की जब क्रिया होती है तो खाद्य पदार्थ जो हमारे पेट में रहता है, जो कोशिकाओं तक जाता है, या खाद्य जो पेट में रहता है, तो पेट में जो खाद्य पदार्थ रहता है उसका क्या होता है? विघटन होता है, मतलब वो टूटता है। अगर श्वसन नहीं करेंगे तो वो नहीं टूटेगा। 30 नंबर में आइए। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है भैया? सोचने के लिए। अनुमस्तिष्क किसके लिए होगा? सोचने के लिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में क्या कहता है? समजात अंग किसको कहते हैं? जो एक नियर लगे लेकिन काम अलग अलग हो, मतलब उसका रचना एक जैसा होगा, बनल होगा एक के डिजाइन से, लेकिन काम अलग अलग होगा। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। क्या क्या होगा? तो 3 को एग्जाम्पल पूछ रहा है तो तीनों एग्जाम्पल लिखिएगा। पहला होगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, लिखिए। एक को बोल रहा है? अच्छा, तो क्या बोलता है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, कुत्ते का अग्रपाद। लेकिन एगो बोला है, लेकिन हम ज्यादा भी लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लीजिए। हमारे दांत और हाथी के दांत, हमारे दांत और हाथी के दांत दोनों एक जैसा बनता है, लेकिन रचना दोनों का सेम है, लेकिन काम अलग अलग है। हाथी का दांत। उसके बाद अगला क्या है भैया? आलू एवं एगो ये भी ऑप्शन आता है ज्यादा। आलू एवं घास का भुस्तारी, आलू एवं घास का भुस्तारी, ये दोनों का रचना एक जैसा होता है, लेकिन आप आलू को खा लेते हैं, घास का भुस्तारी खाते हैं क्या? नहीं। तो दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन रचना एक जैसा है। चलिए 32 नंबर, 31 नंबर क्लियर हो गया जी? चलिए 31 नंबर क्लियर हो गया, लिख लीजिए जल्दी से। चले 32 नंबर में। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरण, उत्तल दर्पण में अगर उत्तल दर्पण है आपके पास और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरण फोकस पर क्या होती है? ये सवाल था ना। तो उत्तल दर्पण ये हो गया मेरे भाई, ऐसा ही होता है उत्तल दर्पण। तो इसमें बोलता है परावर्तक सतह ये है, इस पर अगर लंबवत किरण आप गिराते हैं तो वो मुख्य फोकस के ओर, ये देखिए ये तो घूम जाएगा इधर, मेन बात ही घूमेगा इधर, तो ये आती हुई प्रतीत होती है। किसके तरफ आती हुई प्रतीत होती है? फोकस के तरफ आती हुई प्रतीत होती है, मतलब अभिसरित होती हुई लगती है, अभिसरित होती लगती है, अभिसरित होती लगती है, मतलब फोकस पर अभिसरित होती लगती है। अभिसरित पर मतलब कि लगता है कि फोकस पर अभिसरित हो रहा है, लेकिन होता नहीं है, काल्पनिक रूप से इधर आता है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है भाई? वास्तविक नहीं, समतल में। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? वास्तविक बनने न है, तो वास्तविक किस में नहीं बन सकता है? समतल दर्पण में। ऑप्शन पे चलेगा समतल दर्पण में। समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब आपका नहीं बन सकता है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है भैया? इसका आंसर समतल के साथ साथ उत्तल भी आप बोल सकते हैं, समतल में भी और उत्तल में भी, समतल और उत्तल दोनों हो सकता है। ये इसमें समतल और उत्तल दोनों में वास्तविक क्या होगा? नहीं बनेगा। तो अच्छा, केवल वास्तविक किस में बनेगा? समतल में और उत्तल में। 34 नंबर सवाल सेम इसी पर है कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वास्तविक नहीं बनेगा, तो काल्पनिक दोनों बनेगा कि नहीं? दोनों में काल्पनिक बन जाएगा। 35 नंबर सवाल के तरफ चलिए। बोलता है यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, देखिए नियम है समांतर क्रम में जोड़ेंगे, नियम किसमें है? आप जोड़ दीजिएगा श्रेणी क्रम में।
तो श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो काम करेगा वोल्टमीटर? वोल्टमीटर नहीं काम करेगा। तो बोलता है परिपथ में बहती धारा का मान कितना बताएगा? कितना बताएगा? 0 बताएगा। कितना बताएगा? लगभग 0 बताएगा। अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा तो लगभग 0 बताएगा। आपको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। समांतर क्रम में जोड़िएगा तब ना वो बताएगा 220 वोल्ट की 230 वोल्ट। आप जोड़ दीजिएगा कौन सी में जाके? श्रेणी क्रम में, तो सपाड़ी चलेगा। वो जोड़ना है समांतर में, जोड़ दिए श्रेणी में। अगला चलिए, अगला क्या बोलता है? एगो बॉल 100 वाट का है, एगो बॉल 40 वाट का है, तो कौन ज्यादा रोशनी करते भैया? ये तो नॉर्मल का सवाल है। 100 वाट वाला बॉल ज्यादा जलेगा, 100 वाट वाला बॉल ज्यादा जलेगा, ठीक है ना। अगला है 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल में बोलता है किसी उपकरण का वाटेज किस पर निर्भर करता है? किसी उपकरण में का वाटेज, किसी उपकरण का जो वाटेज होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो वाटेज जो निर्भर करता है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। कितना वाट वो लेगा वो किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पे। तो उपलब्ध वोल्टेज पे कितना आपको वोल्टेज मिल रहा है उस पर, उपलब्ध वोल्टेज पर, उपलब्ध वोल्टेज पर। 38 नंबर में आइए, जल के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है कि नहीं? तो जल के द्वारा जब विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है तो उसको बोलते हैं जल शक्ति विद्युत संयंत्र। तो उसमें पानी का यूज किया जाता है। तो पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? कौन सा ऊर्जा बदलता है किस ऊर्जा में? तो पानी का होता है गतिज ऊर्जा। पानी गिरते रहता है, पानी का गतिज ऊर्जा होता है। तो गतिज ऊर्जा बदल जाता है यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा, फिर जाके विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर पानी का कौन सा ऊर्जा काम करता है? गतिज ऊर्जा। पानी का गतिज ऊर्जा काम करता है और विद्युत ऊर्जा को बनाता है। चलिए अगला सवाल है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये खुद लिख रहा है कि मेरा जो जनित्र है, जनरेटर है, वो प्रत्यावर्ती धारा वाला है। तो उससे कैसा धारा निकलेगा? जब प्रत्यावर्ती धारा वाला आपका जनरेटर है तब प्रत्यावर्ती धारा निकलेगा, उससे प्रत्यावर्ती धारा निकलेगा, ठीक है ना। 40 नंबर सवाल में आइए।